हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक भाग समास पढ़ेंगे। ये समास क्या है, किसे कहते हैं समास, इसके कितने भेद हैं और आखिर हम लोग समास का प्रयोग क्यों करते हैं, इस चीज़ को जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं समास की परिभाषा से। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे अच्छे से देख पा रहे होंगे कि समास का जो प्रयोग है हम लोग नए शब्दों की रचना करने के लिए करते हैं। जो यहाँ पे लिखा गया है कि समास के माध्यम से नए शब्दों की रचना की जाती है। समास क्या करता है? नए शब्दों की रचना करता है। समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण अर्थात किसी भी शब्द को छोटे रूप में लिखना। किसी भी 2-3 शब्दों को मिलाकर जब उसे एक नया रूप दिया जाता है, उसे एक छोटा रूप दिया जाता है, उसको कहते हैं संक्षेपीकरण करना। तो समास क्या करता है? कई शब्दों का संक्षेपीकरण करता है, मीन्स कई शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर विभिन्न तरीकों से एक नए शब्द की रचना की जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़कर, पद अर्थात शब्द को जोड़कर विभिन्न तरीकों से, कई तरीकों से नए शब्द की रचना की जाती है। इस क्रम में शब्दों की विभक्तियों, जो भी उसमें विभक्ति चिन्ह, यदि शब्दों में कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मीन्स कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, या योजक शब्दों मीन्स जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन सभी को हटाकर बचे गए शब्दों को पास लाने का काम करता है समास। ओके, दूसरे शब्दों में यदि समझे तो समास की क्या परिभाषा है, ये परिभाषा आप लोग नोट कर सकते हो और इस परिभाषा को आप लोग याद कर सकते हो। क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों को निकट लाने से, 2 या 2 से अधिक शब्दों को निकट अर्थात पास लाने से नए शब्दों की रचना होती है, जिसे समास कहते हैं। उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं। पहला उदाहरण है तुलसी के द्वारा लिखा गया। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि तुलसी के द्वारा लिखा हुआ गया, ठीक है। इतने सारे शब्द हैं, इन सारे शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया गया है, तुलसीकृत। ठीक है, तो यही काम करता है समास। कई शब्दों को एक साथ जोड़ने का काम करता है समास। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है पानी में डूबा हुआ। पानी में डूबा हुआ, तो यहाँ भी 4 शब्द हैं। इन चारों शब्दों को जोड़ करके लिखा गया है जलमग्न। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि किस तरह कई शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द जो है तैयार हो रहा है, जैसे तुलसीकृत, जलमग्न। तीसरा एग्जाम्पल है राह के लिए खर्च अर्थात राह खर्च। 4 आनन का समूह अर्थात चतुरानन। ठीक है, फिर है लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी, जिसे हम लोग लंबोदर भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए कि किस तरह से समास कई शब्दों को जोड़कर एक छोटा रूप, शब्दों का संक्षिप्तीकरण जो है कर रहा है। ओके, तो समास का क्या काम होता है? तो समास का काम होता है कई शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द तैयार करना। कई शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द तैयार करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ओके, अब हम लोग चलते हैं समास के कुछ और तत्वों को जानते हैं। आप लोग समास जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर समास के जो भेदों की जब चर्चा होगी तब आप लोग को डेफिनेशन में पूर्व पद और उत्तर पद का पूर्व पद और उत्तर पद शब्द देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग को जानना जरूरी है कि आखिर ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। जानते हैं, समास
रचना में दो पद होते हैं। जब समास की रचना की जाती है तब उस समास में दो पद होते हैं, मतलब दो शब्द मिल कर के बनता है। इनमें से पहले पद को, जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है, और जो अंतिम पद होता है या बाद वाला जो पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और बाद वाले पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। यहाँ पर पद जो शब्द है वो पद जो है वो उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, आप लोग उसको शब्द भी कह सकते हैं। पद वर्ड सुन करके आप लोग ये मत समझिएगा कि कुछ और है। पद का मतलब होता है शब्द। ओके, अब हम लोग जानते हैं ये समस्त पद क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने जाना कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। तो पूर्व पद क्या है? पहले पद को, पहले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि समस्त पद किसे कहते हैं। तो समास प्रक्रिया में बने नए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले नए शब्द। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हम लोग अपना एग्ज़ाम्पल फिर से ऊपर जाते हैं, ये एग्ज़ाम्पल में लेते हैं। देखिए, जैसे था यहाँ पर तुलसी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तुलसी के द्वारा लिखा गया, इनसे जो है एक नया शब्द तैयार हुआ है। वो क्या है? तुलसीकृत। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या कहेंगे? इसको ही हम लोग कहेंगे समस्त पद। क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। क्यों? क्योंकि सारे पद इसमें मिले हुए हैं। सारे जो पद हैं, सारे पद क्या हैं? ये सारे पद इस शब्द से मिले हुए हैं, इसीलिए इसको कहेंगे कि इसमें क्या है? इसमें समस्त पद है, सारे पद इसमें आ गए हैं। ओके, आई होप आप लोग को समस्त पद क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम लोग किसी भी शब्द से कैसे पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करेंगे। फिलहाल अभी इसे हम लोग नहीं देखते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, हस्तलिखित। तो यहाँ पर हस्त और लिखित दो शब्द हैं। ठीक है, हस्तलिखित, इसमें क्या है? दो शब्द हैं। तो पहला शब्द क्या है? हस्त, और दूसरा शब्द है लिखित, इसलिए पूर्व पद हो जाएगा हस्त और उत्तर पद हो जाएगा लिखित। उसी तरह रसोई घर। रसोई घर में रसोई जो है पहला पद है और घर उत्तर पद है। मीन्स पूर्व पद है रसोई और घर उत्तर पद है। वैसे ही आगे का एग्जाम्पल भी है, आप लोग इसको आगे देख सकते हैं एग्जाम्पल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है समास विग्रह। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये समास विग्रह क्या है। बच्चों, इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि अरे समास है तो सिर्फ समास का ही डेफिनेशन याद करना ही बेहतर है और ज़्यादा याद कुछ नहीं करेंगे, पर ये गलत है। कभी कभी आप लोग को समास किसे कहते हैं यह न पूछ करके पूछ देता है समस्त पद किसे कहते हैं या समास विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको जानना पड़ेगा कि समस्त पद क्या है और समास विग्रह क्या है। तो इसके लिए आप लोग को जो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है उसको आप लोग याद करेंगे। ठीक है, अब जानते हैं समास विग्रह क्या है। तो समस्त पद के पदों को पहले जैसी दशा में लाना समास विग्रह कहलाता है। मीन्स यहाँ पर देखिए, यथासंभव। ठीक है, ये एक शब्द है, इसको समस्त पद कहेंगे। इसका विग्रह जब किया जाता है मीन्स जैसा संभव हो। माखन चोर, इसको हम लोग तोड़कर जब लिखेंगे माखन को चुराने वाला, तो ये कहलाएगा समास विग्रह। जब किसी शब्द को तोड़ कर लिखते हैं, उसको विग्रह करके लिखते हैं, तब वो कहलाता है हमारा क्या? समास विग्रह। ओके, अब हम लोग चलते हैं समास के भेद पे। समास के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, समास के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के कुल 6 भेद होते हैं। आज हम लोग अपने इस वीडियो में सिर्फ 2 भेदों की चर्चा करेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास
और छठा है कर्मधारय समास। ठीक है, ये हमारे समास के भेद हुए। ये क्वेश्चन में 100% पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, तुम आप लोग का PT1 हो, PT2 हो या फाइनल टर्म, मिड टर्म, जिस में भी समास सिलेबस में रहेगा उसमें ये क्वेश्चन दिया ही जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो बहुत बहुत जो है वो रॉन्ग लिख देते हैं, समास के 8 भेद होते हैं, क्योंकि उन्हें कारक याद आ जाता है उस समय शायद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से आप लोग बचोगे। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेदों का नाम मैंने यहाँ पे आप लोग को दे दिया है। आगे चलते हैं। पहले भेद पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो है अव्ययी भाव समास। पहला भेद हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास का डेफिनेशन क्या है? तो जिस समास का पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौण हो, मतलब आश्रित हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका पहला पद प्रधान होता है, इतना याद रखने की ज़रूरत है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। डेफिनेशन में इतना भी लिखना सही होगा। ठीक है, आगे क्या है? इस समास में पूर्व पद अव्ययी, अव्ययी मीन्स उपसर्ग का होता है। ठीक है, आप लोग इससे पहले उपसर्ग आप लोग पढ़े हो, और जो उपसर्ग जानते हो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जानते हो तो उपसर्ग का वीडियो भी मैंने पिछले समय मैंने उपसर्ग का वीडियो तैयार किया है। वहाँ यूट्यूब से आप लोग उपसर्ग का वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि उपसर्ग क्या है। ओके, और जो जानते हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो तुरंत ही इसे सीख लेंगे। तो अव्ययी भाव समास के लिए हम लोग को उपसर्ग आना चाहिए। उपसर्ग क्या है? तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले लगता है। किसी मीनिंगफुल शब्द के पहले जो शब्दांश लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। ओके, अब आप लोग को जब चुनने के लिए दिया जाएगा कि कौन, 2-4 शब्द दे दिए जाएंगे और बोले जाएंगे कि ये कौन सा समास है, तब आप लोग को अव्ययी भाव समास चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे शब्द ढूंढने पड़ेंगे जो उपसर्ग वाले हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, आजीवन। ठीक है, एक शब्द है आजीवन। अब आप लोग ध्यान से इसमें देखेंगे तो जीवन जो है, जीवन इसमें मूल शब्द हो गया और आ शब्दांश इसमें अलग से ऐड हुआ है। मीन्स ये जो है उपसर्ग वाले शब्द हैं। ठीक है, उपसर्ग वाले शब्द हैं, इसलिए ये कौन से समास होंगे? ये अव्ययी भाव समास होंगे। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने का क्या तरीका है, क्या ट्रिक है? तो वैसे शब्द जो उपसर्ग वाले होते हैं, वैसे शब्द जो उपसर्ग वाले होते हैं वह अव्ययी भाव समास होते हैं। अब उपसर्ग वाले शब्द को हम कैसे पहचानेंगे? तो जब किसी मूल शब्द के पहले कोई शब्दांश जुड़ा रहता है तो वो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं। ठीक है, तो आजीवन भी वैसे ही शब्द हैं, प्रत्येक भी वैसे ही शब्द हैं। ठीक, अब जो है आप लोग सीखेंगे, अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि अव्ययी भाव समास का विग्रह जो है कैसे किया जाता है। तो देखिए, जब आप लोग तो चुन लिए कि अच्छा ये वाले जो शब्द है अनजाने, ये जो है ये उपसर्ग वाले शब्द है, पर इसका विग्रह जब आप लोग को करने दिया जाएगा तब कैसे करेंगे? तब अनजाने का अर्थ लिखना पड़ेगा। अव्ययी भाव समास को विग्रह करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो शब्द दिए जाते हैं उसके अर्थ लिखने पड़ते हैं। जैसे अनजाने का बिना जाने, अनचिन्हा का बिना चिन्हे। ठीक है, आजन्म का बिना जन्मे, आमरण मरण तक, आजीवन मीन्स जीवन भर, आजन्म मीन्स जन्म से। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं सारे जो है उपसर्ग वाले हैं। ठीक है, जिस वजह से ये अव्ययी भाव समास होते हैं। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने का क्या ट्रिक है? तो पहचानने का ट्रिक है कि जो शब्द उपसर्ग वाले होंगे वो अव्ययी भाव समास होंगे। ओके, इसमें और एक चीज़ है, जो शब्द एक ही शब्द यदि बार बार आए, जैसे पल पल, हर पल, ठीक है, क्षण क्षण, जब एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होते हैं, और उपसर्ग वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास होते हैं। ओके, अब आता है कि अव्ययी भाव समास को विग्रह कैसे करेंगे, उसको तोड़ेंगे कैसे? तो उसका अर्थ लिखकर तोड़ेंगे, जैसे आप लोग को मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया है। ओके, आई होप आप लोग को अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया होगा।
आगे जो है हमारा दूसरा जो भेद है वो है तत्पुरुष समास। क्या है? समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। आइए जानते हैं ये तत्पुरुष समास क्या है। तो इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखने वाली बात है। इस समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। बट तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो है प्रधान होता है। ठीक है, यह कारक से जुड़ा समास होता है। यहाँ पर जुदा लिखा गया है पर होगा जुड़ा। ठीक है, यह कारक से जुड़ा समास है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। ठीक है, जिस कारक चिन्ह को लगाकर हम उसका विग्रह करते हैं वह वो समास कहलाता है। ये बात मैं अभी नीचे आप लोग को क्लियर करूँगी। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जब इसे तैयार किया जाता है, जब नए शब्द तैयार किए जाते हैं तब इसमें क्या लोप हो जाता है? कारक चिन्ह लोप हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। पहला तो पूछा जाएगा कि किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, तो आप लोग को आंसर देना पड़ेगा तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या होगा आप लोग का आंसर? तत्पुरुष समास। ओके, फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस समास में कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। कारक चिन्ह किस समास में लुप्त हो जाते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। ओके, आई होप आप लोग को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन सिर्फ इतना सा है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। क्या है देखिए, अब आप लोग ये जानिए पहले कि जिस तरह से अव्ययी भाव को समझने के लिए हम लोग उपसर्ग जानना जरूरी था, है ना। ठीक उसी तरह जब हम लोग तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे तो तत्पुरुष समास को जब हम जानेंगे तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? कारक। क्या आना चाहिए? कारक। तो कारक आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो कि कारक के 8 भेद होते हैं, है ना। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबोधन, अधिकरण। ठीक है, तो कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों में से तत्पुरुष समास को समझने के लिए सिर्फ 6 भेदों का प्रयोग आप लोग को जानना पड़ेगा। 6 भेदों का विभक्ति चिन्ह जो है वो आप लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, आइए जानते हैं क्या है। तो पहले तत्पुरुष समास का कुछ उदाहरण देखिए, जैसे देश के लिए भक्ति अर्थात देशभक्ति। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए कि के लिए जो है वो क्या है? एक कारक चिन्ह है। के लिए क्या शब्द क्या है? एक कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह को लगाकर जब हम किसी शब्द का विग्रह करते हैं तब वो तत्पुरुष समास हो जाता है। या कारक चिन्ह को हटाकर जब हम कोई शब्द बनाते हैं तब वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे यहाँ पर देश के लिए भक्ति, तो देशभक्ति में क्या हुआ? हम लोगों ने कारक चिन्ह को हटा दिया, सिर्फ देशभक्ति लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि कारक चिन्ह को हटा करके हम लोग देशभक्ति लिख दिए हैं। मीन्स कारक चिन्ह का लोप हो गया है, कारक चिन्ह हट गया है। ठीक है, तो जब ऐसे शब्द आप लोग देखेंगे तब वो क्या हो जाएंगे? तब वो तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा का पुत्र, राजपुत्र। यहाँ भी देखिए जो का शब्द है वो एक कारक चिन्ह है ना। तो यहाँ पर कारक चिन्ह को हटाकर राजपुत्र कर दिया गया है। मीन्स ये भी जो है तत्पुरुष समास होंगे। सर से आहत, तो यहाँ पर जो से शब्द दिया गया है ये भी एक कारक चिन्ह है। ओके, आगे राह के लिए खर्च, तो के लिए जो शब्द है ये भी एक कारक चिन्ह है। इसको हटा करके राह खर्च किया गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह कारक चिन्ह को हटाकर जब हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं तब वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास को पहचानने का क्या तरीका है?
तो तत्पुरुष समास को पहचानने का पहला ट्रिक ये है कि जिससे कारक चिन्ह लुप्त हो जाएंगे, जिससे कारक चिन्ह लुप्त हो जाएंगे वो होते हैं तत्पुरुष समास। या जिससे मान लीजिए कि आप लोग को ये शब्द दे दिया गया, ठीक है, देश के लिए भक्ति, और पूछा गया कि ये कौन सा समास है, तब आप लोग ध्यान से देखना है आप लोग को कि क्या इसमें कोई कारक चिन्ह लगा हुआ है। तो हम लोग देख पाएंगे कि हाँ, इसमें कारक चिन्ह है के लिए, मीन्स ये कौन सा समास हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को तत्पुरुष समास क्लियर हो रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन जो है हम लोग तत्पुरुष समास के बाद जो पाठ है समास का, उस पर चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, गुड लक, बाय बाय।